पेज नंबर 45 पर आइएगा, पेज नंबर 45। ओके, इस पेज पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है? ओके, पेज नंबर 45 पर कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? 17, 21 एंड 22। ओके, इस पेज पर ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 18। Pacific Utilizes Company has present capital structure of 50% long-term debt, 10% preferred stock, 40% common equity. For the coming year, the company has determined that its optimum capital budget, rupees 125 million, can be externally financed with rupees 70 million of 10% mortgage bonds sold at par यानी issued at par, 14 million of preferred stock costing the company 11%. The remainder of the capital budget will be financed with retained earnings. The company's common stock is presently selling at rupees 25 a share. Next year's common dividend D1 expected to be rupees 2 a share. Company's past annual growth rate in dividend has been 6%. However, tax rate is 40%. Calculate cost of capital for proposed capital budget. क्या ये सवाल नए प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में? तो शुरू की 2 लाइनों में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना। जब सवाल नए प्रोजेक्ट है तो नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप इस बात को लिखिएगा। द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन regarding the information given in the question regarding existing capital structure, the information given in the question regarding existing capital structure is not relevant for computation of marginal cost of capital. तो सबसे पहले तो हमने ये पोजीशन क्लियर कर दी कि शुरू की 2 लाइनों में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है। हमें क्वेश्चन कहता है कि आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, या यूं कहे तो वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। तो आप आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कंप्यूटेशन ऑफ WMCC, कंप्यूटेशन ऑफ WMCC। अगर आपको WMCC कैलकुलेट करना है तो यह तो तय है कि आप मार्केट वैल्यू वेट ले ही नहीं सकते। सोर्स बुक वैल्यू वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WMCC। सोर्स बुक वैल्यू वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में WMCC। हां जी, वैसे आप बताएंगे नए प्रोजेक्ट के लिए टोटल फंड्स कितने चाहिए? 125 मिलियन। अरेंज कैसे होंगे? पहले लिखिएगा 10% बॉन्ड्स यानी डेप्ट फाइनेंसिंग, इससे कितने रुपए अरेंज होंगे? 70 मिलियन। और बताइए दूसरा तरीका बताइए। 11% प्रेफरेंस कैपिटल
11% प्रेफरेंस कैपिटल से कितने रुपए मिलेंगे? 14 मिलियन। $70 मिलियन 10% बॉन्ड से मिले, 14 मिलियन 11% प्रेफरेंस कैपिटल से मिले। टोटल फंड्स आपको कितने चाहिए? 125 मिलियन। बैलेंस कितने चाहिए? 41 मिलियन आपको कौन देगा? रिटेन्ड अर्निंग से आपका क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। आपने कहा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, 125 में से 70 मिलियन बॉन्ड्स के परसेंटेज में कहें 56%। 125 में से 14 मिलियन प्रेफरेंस 11 पॉइंट, एक बार फिर से बोलिए। 11.20। ओके, 11.20 और लास्ट में 32.8 परसेंटेज। ठीक है, तो ये काम तो हमारे लिए काफी आसान था ना। अच्छा, जो डेप्ट फाइनेंसिंग है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, तो वही उसकी कॉस्ट है, लेकिन टैक्स का रेट कितना है? 40%। तो आफ्टर टैक्स कितना लिखा जाए? 6%। अच्छा, प्रेफरेंस कैपिटल में कॉस्ट कितनी है? 11%। अच्छा, केई यानी एग्जिस्टिंग ना, रिटेन्ड अर्निंग यानी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो फार्मूला होगा D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। अगर नया इक्विटी शेयर होता तो आप लिखते हैं नेट प्रोसीड, एग्जिस्टिंग है तो आप लिखेंगे मार्केट प्राइस। खैर, आप मुझे बताएं क्वेश्चन में D1 कितना दे रखा है? ₹2। अच्छा, मार्केट प्राइस कितना है? 25। ग्रोथ रेट कितना है? 6%। टोटल आंसर 14%। ये 14% आप यहां पर लिखिए। 9.184%। तो नया प्रोजेक्ट अगर फाइनेंशियली वायबल बनना चाहता है तो उसे कम से कम कमाना होगा 9.184% लिखेगा। हेंस द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट, hence the investment in the new project must yield, the investment in the new project must yield 9.184% in order to be financially viable. 9.184% in order to be financially viable. क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 47। द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोस: इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, preference capital, debentures and term loan. Additionally, the following information are available:
बीटा गिवन है 1.06, यील्ड ऑन रिस्क फ्री बॉन्ड्स 10%, स्टॉक मार्केट रिस्क प्रीमियम 6%. नेक्स्ट पेज. करंट एक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर प्राइस, एक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर प्राइस ₹15. क्या आपने ये टर्म पहले कभी सुना हुआ, एक्स डिविडेंड? एक्स यानी एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड. कितना दे रखा है? ₹15. मैं जानना चाहता हूं दूसरा वाला कौन सा होता है? कम, CUM, क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड, यानी इंक्लूडिंग डिविडेंड. तो जब आप इतनी बातें जानते हैं तो फिर आप इस सवाल का भी जवाब दें कि शेयर का ट्रू मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड होता है कि कम डिविडेंड होता है? शेयर का जो ट्रू मार्केट प्राइस होता है वो एक्स डिविडेंड ही होता है, यानी एक्सक्लूडिंग डिविडेंड ही होता है. आपने इतने सारे क्वेश्चन करे, हर एक क्वेश्चन में मार्केट प्राइस लिखा होता था. यूं समझ लीजिए वो सारे मार्केट प्राइस होते थे एक्सक्लूडिंग डिविडेंड. अगर किसी क्वेश्चन में आपको शेयर प्राइस इंक्लूडिंग डिविडेंड मिल जाए तो आपको पहले उसमें से डिविडेंड को अलग करना होगा, यूं कहें तो माइनस करना होगा. फिर जो शेयर प्राइस होगा वो होगा एक्स डिविडेंड. तो ये तो सही बात है कि इन्होंने लिख दिया एक्स डिविडेंड. अगर ये कम डिविडेंड लिखते तो मैं इसे एक्स डिविडेंड में कन्वर्ट करता. आगे क्वेश्चन क्या कहता है? करंट एक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर प्राइस, करंट एक्स इंटरेस्ट, डिवेंचर मार्केट वैल्यू, सारे एक्सक्लूडिंग दे रखे हैं, एक्सक्लूडिंग होने भी चाहिए. डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, कैलकुलेट कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. पर क्वेश्चन ने ये तो बताया नहीं कि बुक वैल्यू वेट लेना है कि मार्केट वैल्यू वेट लेना है. आपका क्या मानना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मार्केट वैल्यू वेट लेना चाहिए. हां, अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है फिर तो मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती. आप लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC, computation of WACC using market value weights. Computation of WACC using market value weights. आइए इसके लिए जरूरी कॉलम्स बना लेते हैं. सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में WACC. सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC. अच्छा, एक फैसला और लेना है, रिजर्व्स का क्या करना है? रिजर्व्स को इग्नोर करने का फैसला हमारी तरफ से. ओके, तो रिजर्व्स को इग्नोर करने का फैसला लिया गया. अब हमें इन सब की मार्केट वैल्यू पता कर ली. हाँ जी, पहले आप मुझे बताइए सभी इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी? 240 मिलियन. एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए. एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है 15 रुपए. सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है
360 million. अच्छा, सभी प्रेफरेंस शेयर्स की बुक वैल्यू 120 मिलियन। एक प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू 10 रुपए, एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 12 रुपए। 144 मिलियन। डिवेंचर्स, सभी डिवेंचर्स की बुक वैल्यू 120 मिलियन। एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए और मार्केट वैल्यू 102 रुपए 50 पैसे। 123 मिलियन। और टर्म लोन की तो कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं भाई, तो आइए इक्विटी कैपिटल मार्केट वैल्यू लिखी जाए 360 मिलियन। प्रेफरेंस कैपिटल 144 मिलियन। डिवेंचर्स 123 मिलियन और टर्म लोन 360 मिलियन। 987 मिलियन। इक्विटी कैपिटल का वेट बताए परसेंटेज में, फिर से कहें 36.47 परसेंटेज। 14.59 परसेंटेज। 12.46 परसेंटेज। 36.47 परसेंटेज। 36.48। ठीक है, ये आप इसलिए कह रहे ताकि 100% कंप्लीट किया जाए। ठीक है, चलिए आपने वेट्स तक तो कैलकुलेशन कर ली है, अब आपको इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद WACC तो अपने आप ही कैलकुलेट होगा। आइए सबसे पहले लिखते हैं KE। KE की जो डिटेल क्वेश्चन में है ना, वो डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच की नहीं है, पर वो CAPM की है, तो CAPM की अप्रोच ही अडॉप्ट कर दी गई। उल्टा ये तो ज्यादा आसान लगती है। अब क्वेश्चन में एक जगह कहा गया है यील्ड ऑन रिस्क फ्री बॉन्ड्स, तो ये RF ही हो गया 10%। बीटा आपको गिवन है 1.06 और स्टॉक मार्केट रिस्क प्रीमियम, द क्वेश्चन सेज प्रीमियम 6%। तो KE कितना लिखा जाए 16.36 परसेंटेज। अच्छा, क्वेश्चन में प्रेफरेंस की डिटेल्स रिडम्पशन के कंटेक्स्ट में तो नहीं है ना, तो आपको इररिडीमेबल मानना पड़ेगा। इररिडीमेबल यानी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, यही है ना। मार्केट प्राइस आपको गिवन है 12 रुपए, मार्केट प्राइस आपको गिवन है 12 रुपए और प्रेफरेंस डिविडेंड फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो उसका 11%। प्रेफरेंस डिविडेंड है 11%। क्या ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड है फेस वैल्यू का 11%, मार्केट प्राइस 12 रुपए, कितना आ गया 9.17 परसेंटेज।
अच्छा, जो टर्म लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%, और टैक्स की सेविंग होगी 40%। तो कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 8.4%। अब बस आपको डिवेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लीजिए। डिवेंचर्स की इंफॉर्मेशन शायद रिडीमेबल कंटेक्स्ट में दे रखी। हाँ जी, तो डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 12%, 100 रुपए का डिवेंचर, इंटरेस्ट हो गया 12 रुपए, टैक्स सेविंग 40% प्लस क्वेश्चन कहते हैं कि हम इसको 3 साल के बाद रिडीम करेंगे, फेस वैल्यू पे रिडीम कर देंगे। फेस वैल्यू पे रिडीम कर देंगे। आज इसकी मार्केट वैल्यू है 102 रुपए 50 पैसे। हाँ जी, तो यह कॉस्ट ऑफ डेप्ट डिबेंचर्स के कंटेक्स्ट में बताए कितना लिखना है। ओके, 6.29%। %6.29 आप यहां पर लिखिए। WACC 11.15%। तो आपने लिखा WACC 11.15%। ओके, 11.15%। पेज नंबर 42 पर आएंगे। पेज नंबर 42, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? 8 और 10। इस पेज पर ऑलरेडी हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। ठीक बात है? ओके, आप आगे पेज नंबर 42 पर जो क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपनी सोल्ड ₹1,000 12% debentures 10 years ago. Interest rates have increased since then, so that the debentures are now sold in the market. The debentures are now sold in the market on 15% yield basis. Number 1, calculate current market price of the debenture. Number 2, assume you purchase the debenture now for ₹825 and have 8 years to run to maturity. Compute approximate effective yield you would earn on this investment. Ignore tax. एक बार फिर से, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर। आप लिखिएगा नंबर 1,
करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू, लेकिन नंबर 1, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला तो है एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड। फार्मूला तो है एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड, जैसा भी है फार्मूला भी आप लिखिए, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड। ये बताइए इस डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। सो 12% ऑफ ₹1000 कितना हो गया? ₹120। और ये जो ₹120 है, आप इसको डिवाइड करिएगा करंट यील्ड से, यानी 15% से। आंसर क्या आ गया? ₹800। हां जी, फार्मूले के हिसाब से तो आंसर आ गया 800 रुपए, लेकिन ऐसे तो आप लोग सेटिस्फाइड है नहीं कि जी ये क्या तरीका हुआ आंसर देने का। तो फिर अब आप एक बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन सुनेगा। अच्छा, मैं क्या देखता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ये मानने को राजी हो गए हैं कि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करना चाहिए। क्या वाकई में स्टूडेंट राजी हो गए? मानते हैं इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस आखिरकार क्यों फ्लक्चुएट करे? क्योंकि इक्विटी शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी का मालिक बन जाना। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदोगे तो क्या आप रिलायंस कंपनी के मालिक नहीं बन जाओगे? ये और बात है कि आप कंपनी के दफ्तर में नहीं जा सकते और आप वहां जाके ये नहीं कह सकते जी मेरे पास तो कंपनी के शेयर है, मैं तो मालिक हूं, तो मेरा स्टेटस अनिल अंबानी के बराबर है। ये हो नहीं सकता। लेकिन खैर छोड़िए, इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। अगर आप कंपनी का शेयर खरीदते हो तो क्या आप कंपनी का मालिकाना हक खरीदते हो? और कंपनी के मालिक बनने की आपको एक कीमत तो चुकानी होगी ना। और हर कंपनी के मालिक बनने की अपनी अपनी कीमत होती। एक शेयर खरीदना कुछ ऐसा ही है जैसे एक जमीन का टुकड़ा खरीदा जाए। यहां अभी पटेल नगर में 1 गज जमीन की कीमत कुछ और हो सकती है, कनाट प्लेस में कुछ और है, आईटीओ में कुछ और है, नजफगढ़ में कुछ और है। मैं जहां रहता हूं रमेश नगर में, वहां एकदम अलग है। क्या हर एरिया में जो मार्केट वैल्यू है क्या वो अलग है? क्यों अलग है आखिरकार? क्योंकि कमर्शियल वैल्यू अलग है ना। अब भाई पटेल नगर के 1 गज जमीन की कीमत आईटीओ के 1 गज की जमीन की कीमत से कंपेयर थोड़ी करी जा सकती है। तो अगर आप हर एक एरिया में 1-1 गज जमीन खरीदते हैं, हर एक की अपनी अपनी कीमत है। अकॉर्डिंगली जब शेयर आप खरीदोगे और अगर आप कंपनी के मालिक बनोगे तो आपको कीमत तो देनी पड़ेगी ना। तो अब सारे स्टूडेंट ये मानने को राजी हो गए हैं कि शेयर का मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करना चाहिए, क्योंकि शेयर खरीदने का मतलब होता है मालिक बनना, और मालिक बनने की कीमत देनी पड़ती। पॉइंट वैलिड। एक्सप्लेनेशन जितना मर्जी सही क्यों ना हो, लेकिन डिवेंचर का मार्केट प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है? क्योंकि डिवेंचर खरीदने का मतलब कंपनी का मालिक बनना नहीं होता है। जब आप कंपनी के ओनर बन ही नहीं रहे हो तो आपका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मूले को छोड़ो, फार्मूले तो बात की बात है। पहले कंसेप्ट तो समझ में आए कि डिवेंचर का मार्केट प्राइस आखिरकार फ्लक्चुएट कर कैसे सकता है। ओके, अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। मान लीजिए आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया 5 साल के लिए।
बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 10%। अच्छा, अभी 1 महीना ही हुआ था, आपने 5 साल के लिए जमा करा, 1 महीना हुआ था, क्या हुआ, बैंक ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 10% नहीं है, 9% है। ये आपने पढ़ा, आप देखना था, आप लड़ने पहुंच गए। आपने कहा कमाल करते हो भैया, कमिटमेंट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? मुझे 10% आपने अभी कुछ दिनों पहले कहा है, अब आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या तरीका हुआ भला? इस पर वो आपको क्या कहेंगे कि भाई साहब आप बिना बात के नाराज हो रहे हैं, वो 9% हमने आपके लिए थोड़ी कहा है, आपका तो कमिटमेंट है ना 10%। अरे आपके 5 साल के लिए 10% ही है, बिना बात के नाराज मत हुआ करो। वो हमने नए कस्टमर्स के लिए अनाउंस करा है, आप बिना बात के नाराज होते। अच्छा, हो सकता है अखबार में ऐड आ जाए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। आप मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच गए, आपने कहा भाई साहब आपके जैसा कोई आदमी नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले 10% का, अब आप 12% दे रहे हो, मैं तो साहब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं साहब, इसीलिए ये मिठाई का डब्बा लेकर आओ। उन्होंने कहा ऐसा करो, मिठाई का डब्बा जैसे लाओ वैसे वापस ले जाओ, 12% आपके लिए नहीं है, नए कस्टमर्स के लिए, बिना बात के कुछ मत होइए। इसका मतलब ये तय हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार तय हो गया तो हो गया, ये बीच रास्ते में नहीं बदलेगा। अच्छा, मैंने सुना है डिवेंचर्स भी 8, 10, 20 साल के लिए इशू कर दिए जाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो जब तक डिवेंचर्स रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही रहेगा। सही बात है ना? अच्छा, मैंने सोचा अपने डिवेंचर को बेचा जाए, मेरी मर्जी, अगर मैं बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं, अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं बेच सकता हूं। एक आदमी मुझे मिला, कहता जी मैं आपका डिवेंचर खरीदूंगा। हमने कहा ठीक है, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मेरे को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ओके, मैं डिवेंचर आपको बेचने को तैयार हूं। उस आदमी ने मुझे कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं एक काम ये चाहता हूं कि आप मुझे डिवेंचर बेच दो। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे डिवेंचर बेच दिया? मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? हमने कहा इसका मतलब फिर आप जानते नहीं हो। ऐसा है, बहुत आसान काम होता है। मैं कंपनी को इंटीमेट करूंगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, मैं कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा कि मैंने डिवेंचर इनको बेच दिया है, आपकी डिटेल्स कंपनी के पास पहुंच जाएंगी। इसका मतलब जो इंटरेस्ट अब तक मेरे पास आता रहा है अब वो आपके पास आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं। उसने कहा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एक काम और था, ये आखिरी काम कर दीजिए मेरे लिए, मुझे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% चाहिए। हमने कहा ओके हो जाएगा। हमने कहा चलो अभी काम करवा देते। फिर हमने कंपनी को फोन मिला, हमने कंपनी को देखो भी ऐसा एक फलाना एक आदमी है, मैंने डिवेंचर इसको बेच दिया, इंटरेस्ट इसको दे देना। उन्होंने कहा ये सुख हो जाएगा काम। अच्छा एक काम और करना, इसको ना इंटरेस्ट 15% दे दें। उस पर कंपनी का वो जो आदमी था कहता भाई साहब ये तो आप लोग शराफत की हद पार कर रहे हैं, उसको 15% क्यों दे दे भाई? मतलब हम नहीं देंगे 15%, जब हमने 12% कहा था तो 12% ही देंगे। सही बात करिए, बेकार की बात मत करिए। ये कहकर उसने फोन पटक दिया। फिर मैंने इसको कहा कि भाई साहब कंपनी वाले नहीं मान रहे, अब ये क्या कहेगा? कंपनी वाले नहीं मान रहे, आप मान जाइए। मेरे मानने से आपका क्या मतलब है? बात को डिटेल में बताएं, मेरे मानने से आपका क्या मतलब? उसने कहा जी बहुत आसान है, वो डिवेंचर जो कभी आपने 1000 का खरीदा था आज आप मुझे 800 में बेच दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा इससे हो जाएगा। इससे हो जाएगा कैसे? मैं आपसे 800 का डिवेंचर खरीदूंगा, सोचो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कंपनी मुझे 120 रुपए का इंटरेस्ट देगी, तो मैं ये सोचूंगा मैंने डिवेंचर 800 का खरीदा, मुझे 120 रुपए का इंटरेस्ट मिला। बताओ 120 रुपए 800 रुपए का कितना परसेंटेज होता है? 15%। देखा मुझे 15% इंटरेस्ट मिल गया कि नहीं? अब सवाल ये उठता है कि मैं क्यों बेचूं फिर डिवेंचर? अच्छा अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो दुनिया में कौन सी ताकत मुझे डिवेंचर बेचने से रोकेगी भाई? अगर मैं बेचना चाहता हूं भले ही सस्ते दाम,
क्या दुनिया में एसेट सस्ते दाम पर नहीं बिकती? अगर मुझे पैसों की गरज है तो मैं तो बेचूंगा ही। अब बाजार में सस्ता बिक रहा है तो सस्ता बिक रहा है, इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं भाई? मैं उसे अगर 1000 में बेचने की जिद करूंगा तो इससे उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी होगी? वो आदमी 15% कैसे कमाएगा? आप भी तो इसका जवाब दीजिए। अगर उसने 15% कमाना है तो या तो कंपनी इसको 15% दे या मैं इसको डिवेंचर सस्ता बेचूंगा, तभी यह आदमी 15% कमा सकता है। कंपनी 15% देने को राजी होगी नहीं। अगर मैं डिवेंचर सस्ता बेच दूं तो ये इफेक्टिवली 15% कमा जरूर सकता है। तो हमने कहा आइए कुछ ऐसे हालात बना दे कि जिससे 12% जो इंटरेस्ट मिला है, क्यों ना वो 12% ही 15% बना दिया जाए, है ना? तो 120 रुपए हालांकि 12% के हिसाब से मिला है, क्या उसे 15% बनाया जा सकता है? सो इफ इट गेट्स डिवाइडेड बाय 15%, व्हाट शैल वी गेट? 100%, दैट इज ₹800। अब ठीक है। अच्छा, आज की डेट में इंटरेस्ट का रेट कम भी तो हो सकता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन 10% भी तो हो सकती है। अगर मैं इसको 10% से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर 1200 नहीं आ जाएगा? अब आप जरा सिक्के का दूसरा पहलू सोचिए। अब जो आदमी उससे डिवेंचर खरीदने के लिए आया, वो बड़ी जल्दबाजी में था, उसने कहा 1000 रुपए पकड़ो डिवेंचर, तो बस ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। हमने कहा रुको भैया, 1000 रुपए में डिवेंचर नहीं बेचने का, मैं 1200 में बेचूंगा। क्यों? उसने कहा क्यों? आपने तो कभी 1000 का खरीदा था। लो, खरीदा होगा भाई, वो पुराना टाइम था, अब तो मैं 1200 का खरीदूंगा। मुझे पता चल गया कि मार्केट में लोगों की उम्मीद सिर्फ 10% है ना? आप यहां से 120 रुपए कमाओगे हर साल, इसको अगर 10% बनाना है तो फिर तो मैं 1200 में ही बेचूंगा। क्या ये बात सही? कंसेप्ट अब ठीक है? अब तो मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती फार्मूला रट्टा लगाओ, पर जिन्होंने रट्टा लगाना वो तो रट्टा लगा के रहेंगे, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड, है कि नहीं? देर सवेर एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं वैसे। अब आप बढ़ें सेकंड पॉइंट की तरफ। हां जी, assume you purchase the debenture now for ₹825। इसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट पॉइंट में आंसर 800 रुपए दिया है। अब उसको भूल जाओ भाई, अब तो हम आपसे सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं ना। अब आप 800 को दिमाग से बाहर निकालिए। आपने डिवेंचर कितने का खरीदा? 825 में। आगे पढ़िए। एंड हैव 8 years टू रन टू मैच्योरिटी। Compute approximate effective yield you would earn on this investment, ignore tax। मैंने आज डिवेंचर खरीदा 825 में, मैं इसे अगले साल होल्ड करके रखूंगा, इस पर हर साल इंटरेस्ट अब मैं कमाऊंगा। बताइए मैं अप्रोक्सीमेटली मेरा इनकम अर्निंग रेट परसेंटेज में कितना है? लिखिएगा। इफ द debenture is now purchased, if the debenture is now purchased for ₹825 and it is to be redeemed after 8 years, and it is to be redeemed after 8 years, comma, in such a case the approximate earning rate each year is computed below। देखिए, मैं एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जानबूझकर।
इंटरेस्ट इनकम प्लस redeemable value minus investment divided by number of years. Whole divided by redeemable value plus investment divided by 2. एब्रीविएशंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से वही फार्मूला है ना, बस मैंने एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने डिवेंचर खरीदा है 825 रुपए में। ध्यान से सुनिएगा, आपने डिवेंचर खरीदा 825 में, पर उसकी फेस वैल्यू तो 1000 ही है ना। उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 120 रुपए। क्या आपको अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन कहता है इग्नोर टैक्स, वरना मैं 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई भी कर सकता था। अच्छा बताइए, कितने साल के बाद डिवेंचर रिडीम होगा? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद आपको मिलेगा क्या? 1000 रुपए मान लेते। अभी आपकी जेब से कितने रुपए गए? 825 रुपए। 825 रुपए आपके आज गए, मिलने आपको 1000 है, पर मिलने 8 साल के बाद है, तो ये पर ईयर इनकम होगी ना। अब नीचे एवरेज लिख लेते हैं, 1000 प्लस 825 डिवाइडेड बाय 2, 15.55%। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने के बाद आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना शुरू करें। ए कंपनी इज फोर्सिंग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ए कंपनी इज फोर्सिंग ग्रोथ रेट ऑफ 12% per annum in next 2 years, which is likely to 10% per annum for 3rd and 4th year. After that, the growth rate will stabilize at 6% per annum. If the last dividend was rupees 1.50 per share and required rate of return is 9%, find out the maximum price at which you are now ready to purchase the share. देखिए, क्वेश्चन जो है इतनी आसानी से ये होगा नहीं। आपको ना एक कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका आंसर हम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक हेडिंग डालनी होगी, लिखेगा। कंसेप्ट है हाउ टू कंप्यूट द मार्केट प्राइस, how to compute the market price of equity share, how to compute the market price of equity share prevailing, how to compute market price of equity share prevailing at the beginning of any year, किसी भी साल के शुरू में अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, तो मैं उसे कैसे कैलकुलेट कर सकता? देखिए, आप जानते हैं के ई इज इक्वल टू D1
डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, इतनी बात आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, ऐसे भी लिखा जा सकता ना। आप भी पहले यहां तक लिख लीजिए, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, आपने लिख लिया। इसमें मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, मतलब ये कौन सा मार्केट प्राइस है? यस, दिस इज करंट मार्केट प्राइस। वो पीछे का ऐसे ही चला दो, दिस इज करंट मार्केट प्राइस ना। करंट मार्केट प्राइस को क्या मैं कह सकता हूं, मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, इसे करंट मार्केट प्राइस कहा जा सकता ना। दिस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ये फॉर्मूला आप सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। फिर लिखिएगा मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। बताइए, फॉर्मूला बनाइए अपने आप, D2 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, फॉर्मूला बनाइए, D3 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। एक और, मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर N इज इक्वल टू DN डिवाइडेड बाय KE माइनस G। किसी भी साल के शुरू का मार्केट प्राइस अगर आपको जानना है तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि उस साल के आखिर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये फॉर्मूला रट्टा लगवाया जा रहा है जबरदस्ती? आपको सही लग रहा है, असल में ऐसा ही है। मतलब इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो फॉर्मूले को ऐसे ड्राइव कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिए, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मैं क्या कर सकता हूं भला? अब अगर सीए स्टूडेंट्स की मैथमेटिकल नॉलेज इतनी पुअर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? आप सब लोग सीपीटी का एग्जाम पास करके आए हैं, उसमें मैथमेटिक्स का सपोर्ट है ही कितना? कितना सपोर्ट है? आप सब लोगों का मैथमेटिक्स का रिजल्ट जग जाहिर है, कहना नहीं चाहिए मुझे, आपका रिजल्ट दिखाता है कि आपको मैथमेटिक्स से कितना प्यार रहा है। इसीलिए अगर मैथमेटिकल फार्मूलों में थोड़ी सी पकड़ कमजोर रहती है ना, तो इसमें एफएम के टीचर का कसूर मत ढूंढिए। अब देखिए, इसके जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है ना, उन्हें डिराइव करने में ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाना पड़ता है। अब ये सुनकर ही थोड़ा ना मन में खट्टे डकार आने शुरू हुए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कह रहे हो भाई? एफएम की क्लास चल रही है, क्या वो एपी जीपी वो सड़े हुए कंसेप्ट शुरू कर रहे हो आप? बताओ, जीपी बताओ, वो क्या पता है जीपी क्या होता है? जिसमें सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म कॉमन रेशियो। और अगर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना हो ना, वो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो नाम का कोई बेकार सा फार्मूला होता है। अब बताओ, यही सारी बातें पढ़नी है तो फिर हम एफएम की क्लास बंद करें और क्या, अगर ये सारी बातें हमने पढ़नी?
मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी क्या? इसीलिए भाई मैं तो माफी चाहता हूं बस, अगर मैं कई बातें फार्मूला बेस्ड आपको रट्टा लगाने को कहता हूं तो ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। आप भी सीपीटी में मैथमेटिक्स में मिनिमम मार्क्स लेकर आए, ज्यादा नंबर आपके वो अकाउंट्स वाले पेपर में आए, किसी तरीके से 100 नंबर आपने इकट्ठे करे और आप आगे आईपीसीसी में 100 नंबर इकट्ठे करे ना, पहले वाले पेपर से जितने ज्यादा लाए जा सकते हुए दूसरे वाले पेपर में से जितने मिल गए और टोटल 100 से ज्यादा हो गए, बस जी सीपीटी क्लियर हो गया हमारा। हमारे यहां पर भी सीपीटी के इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर जब हम उनका रिजल्ट एनालाइज करते हैं तो रिजल्ट बड़ा पैथेटिक होता है। मैथमेटिक्स से तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स की कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है, मैथमेटिक्स को मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं वो लोग, जबकि सही बात तो यह है कि यही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बना सकता है। लेकिन चलिए, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि ना टीचर से ना कई बार सवाल पूछना बहुत आसान होता है, कभी कभार ना अपने आप से भी सवाल कर लिया कीजिए, है कि आखिरकार वो कौन से कारण है कि हमको जी ये सब समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर मैं कहता हूं ये फार्मूला रट्टा लगा लो तो वो आपके सेहत के फायदे के लिए कहा जा रहा है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल एमपी है तो मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग नाउ। आपको जो शुरू में फार्मूला बताया गया था D1 बाय MP प्लस जी, उसमें MP का मतलब है करंट मार्केट प्राइस, अभी शेयर कितने में खरीदा जा सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में वापस आइए। हाँ जी, ए कंपनी इज foreseeing growth rate of 12% per annum in next 2 years and is likely to fall to 10% per annum for third and fourth year. After that the growth rate will stabilize at 6% per annum. If last dividend was rupees 1.50 per share and required rate of return is 9%, find out the maximum price at which you are now ready to purchase the share. अच्छा चलिए, अगर मैं ये शेयर आज खरीद भी लूं तो क्या मैं इसको हमेशा के लिए होल्ड करूंगा? क्या कोई इक्विटी शेयर होल्डर शेयर हमेशा के लिए होल्ड करने के लिए खरीदता है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमेशा के लिए शेयर क्या रखोगे? अच्छा बताओ, मतलब शेयर को अपने साथ थोड़ी लेके जाना है। हमेशा के लिए शेयर नहीं रखना चाहिए भाई। कब तक रखना चाहिए? अच्छा बताओ। जब तक उसको होल्ड करना हमारे फायदे में है। जब लगे कि इसको होल्ड कर, जब लगे कि जाने वाले अपने खुद के जाने से पहले वो कह रहे हैं वो बेच देना चाहिए। ना लिसन प्लीज, पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 9%। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि पहले 2 साल कंपनी की ग्रोथ रेट है 12%। बहुत अच्छी बात है, मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही है। उसके अगले 2 साल 10%, चलो ठीक है। और 4 साल के बाद कंपनी कहती है ग्रोथ रेट 6%। चौथे साल के बाद मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहूंगा। मैं ऐसी कंपनी के साथ क्यों रहूं भाई जिसकी ग्रोथ रेट खाली 6% है, क्योंकि मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही 9% है भाई। मैं अगर शेयर आज खरीदूंगा तो मैं उसकी कीमत देने को तैयार हूं, पर मैंने ये शेयर जिंदगी भर नहीं रखना है, ये मैं सिर्फ रखूंगा 4 साल के लिए, क्योंकि 4 साल तक ही कंपनी मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन या उससे ज्यादा का रिटर्न मुझे दे सकती है। आखिरी लाइन कहती है फाइंड आउट द मैक्सिमम प्राइस एट विच यू आर नाउ रेडी टू परचेज द शेयर। अब इसका आंसर लिखना शुरू करें। लेट अस assume that the investor is
Let us assume that the investor is now ready to purchase the share. The investor is now ready to purchase the share for maximum amount of rupees X. तो हम इस शेयर को खरीदने को तैयार हैं और हम इसकी हद से हद कीमत दे सकते हैं रुपीस X, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है. आगे लिखेगा, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड इज कंप्यूटेड बिलो. देखिए, अब तो आप इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, अब तो डिविडेंड आप ही को मिलेगा. मैंने सुना कंपनी ने अभी कुछ ही दिन पहले ₹1.50 का डिविडेंड दिया था. आप बताइए, एक साल के बाद आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? प्लस 12%, 1.68. भाई, कंपनी भी तो 12% ग्रो कर रही है, तो अगला डिविडेंड तो हमको ही मिलेगा, वो भी 12% ग्रोथ के साथ. अच्छा, दूसरे साल के आखिर में आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 1.68 प्लस 12%, 1.88. अच्छा, तीसरे साल के आखिर में आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 1.88 प्लस 10%, 2.07. चौथे साल के आखिर में आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 2.07 प्लस 10%, 2.28. आपने बताया 2.28. पांचवें साल के शुरू में आप क्या करिएगा? बेच देंगे सर. मतलब मैं ऐसी कंपनी का शेयर क्यों रखूं भाई, जिसकी ग्रोथ रेट ही खाली 6% है? तो मेरा फैसला है, पांचवें साल के शुरू में शेयर बेच दे. कितने में बेचेंगे भाई? आखिरकार प्राइस भी तो बताना पड़ेगा ना. कितने बेचकर क्या मिलेगा? पांचवें साल के शुरू में शेयर बेचोगे तो क्या मिलेगा? लिखेगा अगले पैराग्राफ में, एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, पांचवें साल के शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, द इन्वेस्टर विल सेल द शेयर. The investor will sell the share and realize the amount which is computed below. The investor will sell the share and realize the amount which is computed below. तो हम जानना चाहते हैं, पांचवें साल के शुरू में शेयर किस दाम पर बेचा जाएगा, यानी पांचवें साल के शुरू का मार्केट प्राइस क्या हो सकता है? आप लिखेंगे D5 डिवाइडेड बाय KE माइनस G. ठीक बात है, यही तो पढ़े थे हम. पांचवें साल के शुरू का मार्केट प्राइस जानने का फार्मूला, पांचवें साल के आखिर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G. चौथे साल का डिविडेंड ये रहा, ₹2.28. ये आपको डिविडेंड मिला है. पांचवें साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा. हम कह नहीं रहे कि पांचवें साल का डिविडेंड आपको मिलेगा.
हम तो बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्लस 6%, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे डिविडेंड आपको मिलेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करी जा रही है भाई। डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। अब बताइए शेयर होल्डर की मिनिमम एक्सपेक्टेशन 9%, ग्रोथ रेट 6%। तो हम ये जानना चाहते हैं 5वें साल के शुरू में शेयर को बेचकर क्या मिल जाएगा। फिर से बोले। ओके, ₹80.56। पता ही नहीं चल रहा सवाल किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सवाल ये पूछा गया है कि शेयर खरीदने की आप क्या कीमत दे सकते हैं, और आप क्या कैलकुलेट करे जा रहे हैं कि जी फ्यूचर में डिविडेंड कितना मिलेगा और 5वें साल के शुरू में शेयर को बेचकर क्या मिल जाएगा। मतलब सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है, लेकिन बिना मतलब के हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते। अब आप हेडिंग डालिएगा, एक कैलकुलेशन करते ही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम साफ हो जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने का मतलब साफ होना होता ना, एक्सप्लेनेशन साफ हो जाएगा यानी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ NPV, कंप्यूटेशन ऑफ NPV at cost of capital of 9%। आप ये कॉलम्स बनाइएगा। ईयर 1, 2, 3, 4 आपने शेयर खरीदा है, पहले साल के आखिर में आपको डिविडेंड मिलेगा 1.68, दूसरे साल के आखिर में आपको डिविडेंड मिलेगा 1.88, तीसरे साल के आखिर में आपको डिविडेंड मिलेगा 2.07, चौथे साल के आखिर में आपको डिविडेंड मिलेगा 2.28, और उसी समय आप शेयर बेच दोगे डिविडेंड लेते ही 5वें साल के शुरू में, और आपको कितने रुपए मिलेंगे, दोनों का टोटल बताएंगे। 82.84, और कैश इनफ्लो का टोटल बताएंगे। फिर से बताएं। 88.47, आपने कहा 88.47। हाँ जी, तो आज आपने शेयर खरीदा, पता नहीं पैसे कितने दिए, ध्यान से सुनेगा, पता नहीं पैसे कितने दिए, पर आपको फ्यूचर में मिलेगा कितना। तो बताइए अभी शेयर खरीदते समय आप कितनी कीमत देने को तैयार हैं। देखिए एक बार मैं फिर कह रहा हूं, फ्यूचर में 88.47 मिलता हुआ नजर आ रहा है, अभी आप कितनी कीमत देने को तैयार हैं, जवाब दीजिए। आपको जी ऐसे कैसे जवाब दे दें, 88.47 तो फ्यूचर में मिलेगा टुकड़ों में, जब तक आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल लेते ऐसे हम कैसे जवाब देते। हम भी FM पढ़ चुके हैं, कैपिटल बस्टिंग में बहुत टाइम बिताया, एब्सोल्यूट आंसर नहीं देने वाले हम, प्रेजेंट वैल्यू का आंसर देंगे। तो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख लेते हैं।
0.917, 0.842, 0.772, 0.708, 63.37। हाँ जी, तो आप ये कहना बंद करिए कि 88.47 आएगा, कहिए जी 63.37 आएगा। हाँ जी, अगर आज ये शेयर सुनिए 60 रुपए में मिल रहा है तो क्या आप तैयार हैं? 60 रुपए जाने दो, फ्यूचर में क्या आएगा? 63.37। हाँ जी, हम तैयार हैं। आज ये शेयर 65 में मिल रहा है, आप तैयार हैं? नहीं। बताओ 65 चले जाएं, आए 63.37, ये कोई तरीका थोड़ी होता हो। तो कितनी कीमत दे सकते हो? मैक्सिमम यही दे सकते हैं जी, इससे ज्यादा कीमत नहीं दे सकते ना। जितना पैसा आएगा मैं उतना ही दे सकता हूं भाई, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम ही दूंगा ना। आप इसमें से माइनस करिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो है X, तो आ गया NPV 63.37 माइनस X, ठीक है ना। ऐसे NPV हमने बहुत कैलकुलेट करा। नीचे आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू बी फाइनेंशियली वायबल। In order to be financially viable, NPV must be greater than or equal to 0. 63.37 minus X greater than or equal to 0. ठीक है ना। X less than or equal to 63.37, ठीक है ना। तो हम X की हद से हद कीमत कितनी दे सकते हैं? इतना मैक्सिमम। इससे सस्ता खरीदने कौन तैयार है? इससे महंगा खरीदने को हम तैयार नहीं। आइए हम इस बात को देख लेते हैं। हेंस द शेयर होल्डर should be now ready. The shareholder should be now ready to purchase the share. The shareholder should be now ready to purchase the share for maximum amount of rupees. For maximum amount of rupees 63.37. क्वेश्चन नंबर 4 ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, पर इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैं पहले इसके पॉइंट नंबर C से शुरुआत करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर C और D इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। A और B जो है वो आप लोग पहले से जानते हैं। C और D इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर C, द इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी इज करंटली बीइंग सोल्ड एट ₹1250 per share. The dividend paid by the company during last 5 years are 100, 107, 114.49, 122.5043, 131.0796. Compute growth rate in dividend and cost of equity. पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रोथ रेट। हाँ जी, हेडिंग डालेगा ग्रोथ रेट।
जी, हेडिंग डालिएगा ग्रोथ रेट। पिछले 5 साल के डिविडेंड को ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिविडेंड 100 रुपए, फिर 107 रुपए। 100 से 107 पर आने के लिए 7% ऐड होना चाहिए ना। 100 में 7% ऐड कर दिए तो 107 रुपए आ जाता ना। उसके बाद 114 रुपए 49 पैसे। अगर 107 रुपए में 7% ऐड कर दिया जाए तो क्या 114.49 हो जाता है। इसमें 7% ऐड करूं तो क्या अगला डिविडेंड आ जाएगा, उसमें 7% ऐड करूं तो क्या उससे भी अगला डिविडेंड आ जाएगा। मतलब आप पिछले 5 साल के डिविडेंड को जब एनालाइज करते हैं तो आप कहते हैं तो हर अगला डिविडेंड पिछले डिविडेंड के मुकाबले 7% ज्यादा है। तो ये बात तो बड़े आसानी से पता चल रही है कि कंपनी में ग्रोथ रेट कितना है, 7%। लिखिए इस बात को। एनालाइजिंग द डिविडेंड पैटर्न, analyzing the dividend pattern of last 5 years, analyzing the dividend pattern of last 5 years, comma, it can be easily observed that analyzing the dividend pattern of last 5 years, it can be easily observed that the amount of dividend each year, the amount of dividend each year is 7% more than, is 7% more than the dividend of preceding year, 7% more than the dividend of preceding year. Full stop. Hence, the growth rate is 7%. Hence, the growth rate is 7%. पर आप ये कह सकते हो कि जी ये हो सकता है हर साल 7% का पैटर्न ना फॉलो हो। आखिरकार आपने पिछले 5 साल के डिविडेंड बताए। हो सकता है किसी साल ग्रोथ रेट 6% रही हो, किसी साल 7% रही हो। कल को आप 10-12 साल के भी इकट्ठे डिविडेंड बता सकते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ रेट एवरेज बेसिस पर पता करी जानी चाहिए ना। इसका मतलब ये आंसर देने का तरीका ठीक है, पर आंसर देने का कोई और तरीका भी होना चाहिए। आगे लिखेगा, अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक तौर पर, अल्टरनेटिवली कॉमा, द ग्रोथ रेट may also be computed, the growth rate may also be computed with the help of following formula, with the help of following formula. अब देखिए ऐसी सिचुएशन में फिर हमको भी दिक्कत होती है कि अब स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन बताएं या खाली फार्मूला लिखाकर कहीं जी बात खत्म हो गई। कई बार गड़बड़ हो जाती है और एक्सप्लेनेशन इतने सिंपल होते हैं, स्टूडेंट ने असल में 9th क्लास में पढ़े होते हैं। वो एक्सप्लेनेशन होते बड़े सिंपल से हैं। वो क्या है, वो जो फार्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r पावर n, वही फार्मूले होते हैं असल में। लेकिन अब क्या करें, अब फर्स्ट डिविडेंड 1 + g पावर n - 1 इज इक्वल टू लास्ट डिविडेंड। अब पहले कैलकुलेट तो हो जाने देते। और बड़ी एक तो समस्या ये कि जी फार्मूला क्या है,
दूसरी समस्या है कि कई बार स्टूडेंट को लगता है फार्मूला तुमने याद कर लिया, बाद की कैलकुलेशन भी उसको बहुत तंग करती। जिसको तंग करती उसको तंग करके देंगे, और जिसको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लगता है इससे सिंपल तो कुछ होता ही नहीं। मैथमेटिक्स के साथ यही प्रॉब्लम है, या तो ये स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है या ये बहुत बुरा लगता है, इसमें मेडियोकर लेवल नहीं। अब ये बताइए पहला डिविडेंड कितने का है? 100 रुपए का। पहला डिविडेंड 100 रुपए है ना। अच्छा, डिविडेंड आपको कितने साल के दे रखे हैं? 5 साल के। 5 में से 1 माइनस करो, पावर डाल दो 4। ठीक है। लास्ट डिविडेंड कितना है? 131.0796। पहला डिविडेंड लिखा, 1 + g पावर 4 लिखी और लिखा लास्ट डिविडेंड। अब इसको सॉल्व करना है। अभी 1 + g पावर 4 इज इक्वल टू 100 उधर ले जाइए, 100 से डिवाइड होगा 1.310796। ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो इधर log m पावर n है तो n log m के इक्वल हो जाएगा। आप कह सकते हो देखो जी ऐसा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपनी हदों में रहिए, लॉग आप पढ़ा रहे हैं, बताओ ये कोई तरीका होता है? अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो अब करें तो क्या करें? हाँ, मतलब कोई दूसरा तरीका अपना लेते हैं ना। वो जो राइट हैंड साइड है वो है 1.07 पावर 4। विश्वास नहीं तो आप 1.07 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके इक्वल आ जाएगा। अब पावर 4 कैंसिल हो गया, तो 1 + g किसके इक्वल हो गया? 1. अच्छा, आप ही की बात बोलता हूं, क्या ये आपने रट्टा लगा रखा है? क्या ये आपने रट्टा लगा रखा है? आप रट्टा लगाएं तो ठीक है, हम रट्टा लगाएं तो गलत है सर। जब तक मामला स्क्वायर रूट में है तब तक ठीक है, जब पावर 3 पावर 4 हो जाए तो गलत है सर। ये तो गलत बात है। जब मैं दोनों तरफ लॉग लेने की बात कर रहा हूं तो भी आपको दिक्कत है, फिर लॉग टेबल का अच्छा बताओ। फिर तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं तो मैं समझा इसको लॉग क्यों कहते हैं? हम तो लोगों को लॉग कहते थे, पता नहीं क्या लॉग करता रहते हैं। कई लोग तो LN भी बोल देते हैं, लॉग नेचुरल, पता नहीं कहां से शब्द ले आते हैं। देखो जी, हिट एंड ट्रायल मेथड ना सबसे अच्छा तरीका होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है देखो 1.01 से शुरू करो, 1.01 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके इक्वल नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, 1.02 ये भी नहीं आ रहा, 1.03 ये भी नहीं आ रहा, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं मामला फिट बैठेगा। भाई आपके लेवल पर हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। आपकी मैथमेटिकल नॉलेज को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसलिए पावर 4 कैसे सॉल्व होता है मैं आपको नहीं बता सकता। चलो ऐसा कर लो भाई, लेकिन पावर 5 भी हो सकती थी, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कब मना किया? करो, अप्लाई करो, लेकिन अगर अप्लाई करो तो अपनी नॉलेज से अप्लाई करो, नहीं कर पा रहे हो तो भी अपने आप से सवाल पूछो। मेरे से सवाल कैसे पूछ सकते हो आप कि जी पावर 4 कैसे सॉल्व होती है, बताओ? ये मेरी जिम्मेदारी कब से हो गई? FM के टीचर की जिम्मेदारी कब से होगी कि वो पावर 4 समझाए आपको?
आप बताइए ये मेरा काम कैसे हो सकता है? कल को आप ये कुछ हमें टेबल मल्टीप्लाई करना नहीं आता, वो भी सिखा दो मेरे को। 15 into 12 जी वो कैसे होता? अच्छा बताओ तो सही कैसे होता, मतलब ये भी मैं आपको समझाऊंगा। भाई कल को कोई स्टूडेंट कह सकता जी मुझे नहीं आते टेबल, बस अब नहीं आते तो नहीं आते। मैंने दूसरी क्लास के बाद आज ही देखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीच में मैंने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं टेबल क्या होता है। तो फिर किस किस को समझाते फिरेंगे भाई, कि नहीं? उसने स्कूलिंग विदाउट मैथ्स करी है पहली क्लास से, तो क्या कर सकते? 7% आ गया भाई। 11वीं 12वीं विदाउट मैथ्स होता है ना, तो पहली क्लास में विदाउट मैथ्स होता होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है ग्रोथ रेट इन डिविडेंड कैलकुलेट हो गया है। अब क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करिए। के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1250। ग्रोथ रेट आपने कैलकुलेट कर लिया है 7%। D1 हम पता कर लेते। वैसे अभी आपने आखिरी डिविडेंड कितना दिया है? 131.0796। इसमें आप 7% ऐड करें, 140.25। ओके, 140.255 7 55 172। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लो, 18.22%। ये तो आसान काम था हमारे लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पॉइंट को सॉल्व किया जा चुका है। अब आप इसी क्वेश्चन के डी पॉइंट की तरफ आइए। चलिए इस क्वेश्चन के डी पॉइंट की तरफ आइएगा। ए कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। डिटेल्स ऑफ कंपनीज डिविडेंड पर शेयर ड्यूरिंग पास्ट 4 years आर एज फॉलोज। एक है ईयर 1 और दूसरा ईयर 4। अब देखो ये क्वेश्चन की कितनी बड़ी चालाकी है। इसको ये पता चल गया कि स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन से आंसर निकाल रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने 7% का आंसर 2 बार निकाला, एक ऑब्जर्वेशन से निकाला और दूसरी बार ये फार्मूले से निकाला। क्वेश्चन को पता चल गया कि स्टूडेंट ऑब्जर्व करने लगा और दूसरे फार्मूले की अहमियत खत्म हो रही है, तो उससे चालाकी से क्या करा कि पहला डिविडेंड बता दिया, चौथा बताया कि अब बच्चे हिम्मत है तो अब ऑब्जर्व करके बता। अब करो ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन करा फिरता है ना। अब ये फार्मूला लगाना तेरे को, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन यही चाहता है कि नहीं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 518.40। फिर वही ग्रोथ रेट निकालो और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो लिखो ग्रोथ रेट जी। अब हमारे पास चॉइस नहीं, अब हमें ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा इसके अंदर। फर्स्ट डिविडेंड 1 + G पावर n-1 इज इक्वल टू लास्ट डिविडेंड। पहला डिविडेंड है 25 रुपए, n-1 पावर कितनी लिखी जाए? लास्ट डिविडेंड 43.2।
This is 1.728. क्या लिखा जाए? 1.2 पावर 3. पावर 3 कैंसिल हो गए. अच्छा, 0.22% होता है कि 20% होता है? ठीक. कई बार स्टूडेंट पूछ होते हैं कि तो 2 है तो 20 कैसे हुआ? कई बार ऐसे भी सवाल उठ जाते हैं. असल में स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बड़ा फार सुपीरियर है भाई. एक बार जैसे मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूं. एक बार तो स्टूडेंट ने हद कर दी जब उसने ये कहा कि मेरे एक पेपर में 80% नंबर आए, दूसरे में 70% आए. तो हमने पूछा टोटल कितने नंबर आए? कहते थे 150%. बताओ मैंने क्या गलत कहा? 80% और 70% को ऐड करो तो 150% ही होते हैं. मगर वो कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है. मैथमेटिक्स उसका ऐसा ही है कि टोटल मेरे 150% मार्क्स आए. ग्रोथ रेट आ गया 20%. अब आप एक काम करिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लिखिए D1/MP प्लस G. ग्रोथ रेट है 20%. ये शेष ग्रोथ रेट है 20%. मार्केट प्राइस है 518.40. D1. अच्छा, लास्ट डिविडेंड है 43.20. $51.84. तो आंसर क्या हो गया? 30%. तो क्वेश्चन नंबर 4 का C और D पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है. बस ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला ही मैंने आपको बताया बस. अब आपको इसके A और B पॉइंट को सॉल्व करना है. Please come to the A point of the question. The entire share capital of company consists of 1 lakh equity shares of rupees 100 each. Its current dividends are rupees 10 lakh per annum. The company wants to raise additional funds of rupees 25 lakh by issue of new shares. तो यहां नए शेयर इश्यू करने की बात हो रही है. फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ फेस वैल्यू. फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल गिवन दैट डिविडेंड पर शेयर आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम फॉर द कमिंग ईयर्स. तो पहला काम आप लिखिएगा डिविडेंड पर शेयर. आप लिखिएगा डिविडेंड पर शेयर. हमें शुरू में बताया गया है कि टोटल 1 लाख शेयर्स हैं जिनको 10 लाख रुपए का डिविडेंड दिया जाता है. तो आप मुझे बताएंगे डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? ₹10. आप यूं समझ लीजिए कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो. पर सवाल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का नहीं. सवाल तो यह कि जो हम नए शेयर इश्यू करना चाहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन हम कैसे पूरी करें. पर यह तय है
कि नए शेयर होल्डर्स को भी हमने ये भरोसा दिया है कि हम उनको वही डिविडेंड देंगे जो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे के ई ब्रैकेट्स में इक्विटी, इनफैक्ट लिखेगा न्यू इक्विटी, न्यू इक्विटी। एग्जिस्टिंग इक्विटी की कैलकुलेशन नहीं हो रही है। फार्मूला लिखेगा डी डिवाइडेड बाय एनपी। देखो ग्रोथ रेट तो है नहीं, तो सिंपल फार्मूला लगाइए डिविडेंड डिवाइडेड बाय। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कैलकुलेशन करवानी है तो मार्केट प्राइस से डिवाइड करवा लो, नए की कैलकुलेशन करवानी है तो नेट प्रोसीड से डिवाइड करवा लो। डिविडेंड पर शेयर लिखेगा 10 रुपए, नया शेयर फेस वैल्यू 100 रुपए जरूर है पर हम इश्यू करेंगे 90 रुपए में, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है दिस इज 11.11%। अब आप इसके बी पॉइंट की तरफ आइएगा। The shares of a company are currently being sold at ₹20 per share. It has just paid dividend of ₹2 for the last year. The profits of the company are expected to show growth of 10% per annum. Determine cost of equity capital of the company. ये काफी आसान काम है हमारे लिए। आप लिखिएगा KE is equal to D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। आपने बताया मार्केट प्राइस है 20 रुपए, ग्रोथ रेट है 10%। D1 हम कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, पिछला डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है 2 रुपए, इसमें आप ग्रोथ रेट 10% ऐड कर दीजिए तो अगला डिविडेंड हो गया 2 रुपए 20 पैसे। ये 2 रुपए 20 पैसे आप यहां लिखिए और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लीजिए 21%। ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया 21%। अगली लाइन में देखिएगा, if this cost of equity is to be maintained, well, which cost of equity is to be maintained? The one which has been now computed, that is 21%. Okay, what would be the expected current price of the share if growth rate is number 1 8%, number 2 12%? चलिए हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर इफ KE, if KE is maintained at 21%, KE is maintained at 21%, but growth rate becomes 8%. सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच का। ग्रोथ रेट उधर ले जाते, तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का प्रोसीजर D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेंटेन करें, यानी 21%, ग्रोथ रेट बना दे 8%। D1 जाने अगला डिविडेंड, पिछला डिविडेंड है 2 रुपए, अगला डिविडेंड ₹2 प्लस 8%।
बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इससे एक आंसर आ जाएगा 16.62। अच्छा, शेयर का प्राइस गिर क्यों गया? शेयर का प्राइस गिर क्यों गया? ग्रोथ रेट में कमी आएगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो बुरा मानेगा ही ना। बुरा मानेगा तो नाराजगी जाहिर कैसे करेगा? बाजार में शेयर बेचने चला जाएगा, और वो नहीं जाएगा, बड़े सारे चले जाएंगे, तो बाजार में हर जगह सेलर ही सेलर घूम रहा होगा। बायर कहेगा अच्छा, बहुत अच्छा मौका है, फिर तो वो कहेगा जी मैं खरीदना ही नहीं चाहता हूं। वो कहेगा अरे भाई थोड़ा सस्ता बेचते, फिर वो सस्ता बेचना शुरू करेगा, और बायर तब एंटर करेगा जब उसे उसके मतलब का प्राइस मिल जाएगा। मार्केट में हर रोज एक आदमी एक्टिव होता है, या वो तेजड़िया होता है या मंदड़िया होता है, बुल्स और बियर्स। जिस दिन जिसका सिक्का चल जाता है वो मार्केट को उस डायरेक्शन में ले जाता है, या तो बायर्स मार्केट होता है या सेलर्स मार्केट होता है। या तो बायर आज सिचुएशन को कंट्रोल करेगा या सेलर कंट्रोल करेगा। बायर कंट्रोल करेगा तो प्राइस को नीचे गिरा कर ले जाएगा, सेलर कंट्रोल करेगा तो प्राइस को ऊपर ले जाएगा। ये डिपेंड करता है किस दिन किसका सिक्का चल गया, है कि नहीं? हर उस मार्केट में ये तो टग ऑफ वॉर होता है ना, रस्सा कशी होती है, जो जीत जाता है मार्केट अपनी तरफ खींच के ले जाता है। अगली हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बचा है, अगर ग्रोथ रेट 12% हो जाए तो क्या होगा, यह भी सवाल है। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर इफ KE is maintained at 21%. KE is maintained at 21%, but growth rate becomes 12%. $24.89, ठीक है ना? सिंपल सी कैलकुलेशन। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास खत्म करते हैं।